और नाम से जैसे कि आप समझ गए हैं, नेताजी हाजिर हैं। तो आज स्टूडियो में हमने हाजिर कराया है विपक्ष के काफी कद्दावर नेता और बुराड़ी से विधायक संजीव झा जी को। बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। और हमारे साथ दो और सहयोगी मेरे जो आज इस कार्यक्रम में नेताजी से तीखे सवाल पूछेंगे, विपक्ष की क्या भूमिका है, इन सब चीजों को समझेंगे। बसंत शर्मा मेरे सहयोगी और हिया भल्ला मेरी सहयोगी। तो नेताजी हाजिर हैं, तो क्या नेताजी तैयार हैं हमारे तीखे सवालों के लिए? हाँ, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। शुरुआत संजीव जी मैं इसी सवाल के साथ आज करना चाहूंगी, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह से कह रहे हैं कि दीदी का बुलडोजर, मौसी का बुलडोजर, अलग अलग डेफिनेशन दी जा रही है। बुलडोजर एक्शन तो जमकर हो रहा है, विपक्ष उसका विरोध भी कर रहा है। क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली की जनता के साथ न्याय जो किया जा रहा है दावा दिल्ली सरकार की ओर से, वो वाकई हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि 1.5 साल में, कांग्रेस 1.5 साल हो गए सरकार के, 1.5 साल में दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। यूँ कहे कि त्राही त्राही कर रही है। क्योंकि जब चुनाव था तो बड़े बड़े वादे किए गए थे। इन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री आकर कह गए थे कि अरविंद केजरीवाल के सारे वेलफेयर स्कीम चलते रहेंगे, दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, कहीं बुलडोजर नहीं चलेगा। जो आप कह रहे हैं ना, बुलडोजर ही बुलडोजर है। प्रधानमंत्री कह के गए थे कि कहीं बुलडोजर नहीं चलेगा। तमाम तरह की महिलाओं को उन्होंने कहा था कि हम आपके खाते में पैसे देंगे। तमाम तरह के वादे किए थे। लेकिन 1.5 साल में जो जो कह के गए थे उसका बिल्कुल उलट हुआ। आज देखिए, चारों तरफ झुग्गियां टूट रही हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं, लोगों को परेशान करने के बुलडोजर भेजा जा रहा है, डराने के लिए बुलडोजर भेजा जा रहा है। आज जितने वेलफेयर स्कीम अरविंद केजरीवाल जी की थे, चाहे बसों में यात्रा का स्कीम हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे स्कूल अस्पताल में दवाइयाँ फ्री का स्कीम्स हो, फरिश्ते योजना हो, सारे स्कीम को एक एक करके इन्होंने बंद कर दिया। तो आज दिल्ली की जनता को लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा धोखा हो गया। तो 1.5 साल में केवल ये लोगों को डराने का काम, दिल्ली को लूटने का काम। अपने ही मुख्यमंत्री, अभी आपने देखा कि हेल्थ डिपार्टमेंट पे रेड किया और खबर सब जगह छपी कि 700 करोड़ का घोटाला हो गया। ये घोटाला किसका था? तो दवाइयों का घोटाला था, वो जो हॉस्पिटल्स में सामान बाकी सप्लाई होता है उसका घोटाला था। तो 700 करोड़ का घोटाला 1.25 साल में हो गया केवल हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो बाकी का क्या ही कहें। तो दिल्ली की जनता परेशान है, ये लूटने में मस्त है और लोगों को डराने में मस्त है। बुलडोजर एक्शन को लेकर सर जब सवाल किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि विपक्ष लगातार इसे लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, तो जब सवाल पूछा गया कि संजीव झा आवाज उठा रहे कि भाई बुलडोजर एक्शन को लेकर कहा यह गया था कि कहीं बुलडोजर एक्शन दिल्ली में नहीं होगा। तिवारी साहब कहते नजर आए तंज भरे अंदाज में कि आप बात कर रहे हैं संजीव झा की वो सरकारी जमीन पर खुद कब्जा करके रह रहे हैं, आपका बुलडोजर का डर तो नहीं संजीव झा को सता रहा है? देखिए, मैं 4थी बार विधायक हूँ। हाँ। और आज मैं किराए के घर में रहता हूँ। मुझे कितना किराया पे करते हैं सर, पहले यही बता दीजिए आप। वो सारा डॉक्यूमेंटेड है, लगभग 20,000 रुपये किराया। चूंकि अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, सस्ता मकान किराया मिलता है। चलिए ठीक है, 20,000 रुपये मैं किराए पे करता हूँ और वो सब डॉक्यूमेंटेड है, ऐसा नहीं कुछ हवा में बातें कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझे तो नहीं डरा सकते, तो अब मेरे मकान मालिक को डराते हैं कि तुम्हारा मकान तोड़ देंगे। पूरे दिल्ली अनऑथराइज्ड कॉलोनी में बुराड़ी बसा हुआ है। अगर हमारा जो मकान मालिक है उसका मकान अगर अवैध है, फिर बुराड़ी ही अवैध है, क्या पूरा बुराड़ी तोड़ दोगे तुम? और ये कर भी रहे हैं। देखिए, बात हमारी नहीं है। आज चारों तरफ घर तोड़ा जा रहा है। शालीमार बाग में आपने देखा, सीएम की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसके अपने मकान की रजिस्ट्री थी, म्यूटेशन था, उस मकान को तोड़ दिया गया, कहा हम सड़क चौड़ा करेंगे। लेकिन आप देखिए, सड़क तो अपने रास्ते पे ही है, आप अंदर जाकर तोड़ रहे हो। आज ओजोन के नाम पर 91 कॉलोनियों का लोगों का जीवन आज दुभर है। लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं लगातार। आज भी सोनिया बिहार में फोन आया मुझे, वहां पर सीएम गई थी, वहां के विधायक मंत्री हैं, सभी सांसद गए थे, कहा था एक ईंट नहीं टूटेगी। आज मुझे जानकारी मिली कि वहां बुलडोजर गया है। एक विधवा बड़ी मुश्किल से अपने घर को रिपेयर करा रही थी और उसके घर को बुलडोज कर दिया गया। तो जब हम ये उठाएंगे तो कोशिश करते हैं पहले हमें डराने का। अगर हम नहीं डरेंगे तो मैं जिस मकान में रहता हूं, मकान मालिक, तो मैंने कहा कि तुम मकान मालिक को डरा दोगे। मैं 4थी बार विधायक हूं, पूरा बुराड़ी मेरा परिवार है, तुम कितने मकान तोड़ोगे? हर कोई मेरे घर में आ जाइए, मैं वहां जाकर रह लूंगा। लेकिन तेरी जो ये इस तरह की लोगों को डराने की, लोगों को परेशान करने की जो फितरत है, उसको हम एक्सपोज करते रहेंगे। कभी एक सेकंड, बस एक सवाल मेरा, कभी मकान मालिक ने कहा है कि साहब खाली कर दीजिए, कहीं यहाँ ना हो कि हमारे यहाँ बुलडोजर चल जाए? वो डरा हुआ है। और आज भी मुझे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे मकान को नुकसान पहुंचा देंगे, मेरे मकान सील कर देंगे। अब देखिए, इनकी हरकतें भी ऐसी है
कि लोगों को डरा कर रखो, लोग बोले नहीं, लोग आवाज नहीं उठाए, चूंकि हैं तो नकारे लोग, काम तो कर नहीं रही हैं, जो वादा किया उसको पूरा किया नहीं, तो अगर कोई सवाल पूछ देगा तो पोल खुल जाएगा, तो डरा दो। तो रोज फोन आ रहा है, मैंने उनको कहा कि बिल्कुल मकान खाली कर देंगे, आप चिंता नहीं कीजिए, हम नहीं चाहते हमारे कारण आप परेशान हो, हम कहीं और चले जाएंगे, हम देख भी रहे हैं कहीं और चले जाएंगे। लेकिन ये जो कोशिश है कि आप हमें डरा दोगे, जो हमें मान लो कोई मकान दे दे तो उसको डरा दोगे, ये कब तक चलेगा? इनको ये लगता है कि हम 5 साल के हैं, कभी जाएंगे नहीं। 27 साल के बाद दिल्ली के लोगों ने थोड़ा सा विश्वास किया था, ये ऐसा इन्होंने विश्वास तोड़ा कि 2700 साल अब नहीं दिखेंगे दिल्ली के, देश में नहीं दिखेंगे। ये दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, देश की सरकार की आखिरी ताबूत की कील है, किस तरह से राजधानी में लोगों को परेशान कर रहे हैं। आप बुराड़ी से विधायक है, पर आपके बुराड़ी में वाटर कंटामिनेशन, लोग पानी पी के बीमार हो रहे हैं, जगह जगह वाटर लॉगिंग हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? वो किसकी गलती की वजह से हो रहा है? बड़ा ही दुर्भाग्य है कि दिल्ली में बुराड़ी जैसे बहुत सारी कॉलोनी जो अनऑथराइज कॉलोनी है, हमारी सरकार थी, हमने 2015 तक जितने भी लोग बसे, हमने सब जगह गलियां बना दी, सड़कें बना दी, पाइपलाइन बिछा दिए। 15 के बाद भी एक्सटेंशन हुआ है। अब हमारा प्लान था कि इस बार जब सरकार आएगी तो हम उन जगहों पर गलियां और सड़कें बना देंगे। हम हालांकि नए अनऑथराइज कॉलोनी बनने के हम खिलाफ हैं, मैं लगातार लिखता रहा। दिल्ली की मुश्किल ये है कि दिल्ली में अगर दिल्ली सरकार हमारी है भी तो जमीन केंद्र सरकार के पास है, डीडीए के पास है, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज के कारण भी परेशानियां हैं। और इसीलिए लोगों ने इनको वोट किया कि डबल इंजन की सरकार आएगी, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि डीडीए कंफ्यूजन नहीं रहेगी, पुलिस की कंफ्यूजन नहीं। आज कंफ्यूजन बढ़ गया, अब वो डीडीए के जो पहले से रहे उसको भी तोड़ देंगे हम। तो इसके कारण आज उन जगहों पर आप गली बनाना शराब, चूंकि इन्होंने कहा कि भाई वो तो इन्होंने एक पॉलिसी लाया कि अनऑथराइज कॉलोनी को हम रेगुलराइज करेंगे। उस पॉलिसी में अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो केवल 40% एरिया में ही लोगों को ऑनरशिप मिल रहा है, तो 60% एरिया तो अब इनके लीगली अवैध हो गया, तो वहां डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे हैं। कहते थे डबल सरकार आ गई पानी कमी नहीं होगी, पानी पहले से भी कम हो गया, तो कंटेमिनेशन की शिकायत बढ़ गई। मैं जो आप कह रहे हैं, मैं लगातार पिछले 1.5 साल चिट्ठी लिख रहा हूं कि कहीं इंदौर जैसा हादसा बुराड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में ना हो जाए। कंटेमिनेशन की बार बार लिखने के बावजूद पाइपलाइन चेंज नहीं किया जा रहा है। बुराड़ी इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूंसी है, लगातार पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लगातार नई कॉलोनियां बढ़ रही है, लगातार पाइपलाइन बिछ रहा है, कंटेमिनेशन भी बढ़ता है। उसके लिए रिपेयर करने के लिए नया पाइपलाइन बिछाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस सरकार के नकारापन का नुकसान अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को भी हो रहा है। एक और चीज़ इसमें ऐड करिएगा कि पहले ये होता था कि आप लोग सत्ता में थे लेकिन आपको केंद्र का सहयोग नहीं मिलता था। अब आप क्योंकि 4 बार का आपका लगभग अनुभव है, तो बदलाव कैसा देख रहे हैं कि अब इस बार तो एकदम ही आप अकेले हो गए हैं, ना तो केंद्र में आपकी सरकार है ना राज्य में आपकी सरकार है। तो जो अभी है ना सब कंटामिनेशन, ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ रह रहा है तो उसको इन समस्याओं से रोज 2-4 ना होना पड़े। देखिए, ये हालांकि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, पूरे दिल्ली में वाटर कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम और वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सरकार का नकारापन है जो नहीं कर पा रही है, उसका शिकार हम भी हो रहे हैं। हम ये मानते हैं, अब मुझे उल्टा लगता है कि जब हमारी सरकार थी, अगर केंद्र प्रॉब्लम करता था तो हम शोर करते थे, हम आपको कहते थे, हम मीडिया वाले बताते थे कि क्या कारण है, काम नहीं हो रहा है। अब दोनों एक जगह सरकार की हिम्मत ही नहीं है केंद्र सरकार से बात करे, और दिल्ली के फैसले दिल्ली में नहीं हो रहे, दिल्ली के फैसले केंद्र में हो रहे हैं, और केंद्र के पास पूरा देश है। अब उसके कारण दिल्ली सफर हो रहा है। अब परेशानी भी है तो ये लोग बोल नहीं रहे हैं कि परेशानी है, अब बोल नहीं रहे हैं तो परेशानी बढ़ती। मान लीजिए पानी की कमी है, हमारी सरकार थी, पानी कमी होती थी, अरविंद केजरीवाल जी खूब चिल्लाते थे, कहते हरियाणा पानी रोक रहा है। आज पहले से पानी कम हो गया, एक बार मुख्यमंत्री बात नहीं कर रहे, ना मीडिया का डिबेट बन रहा है। हम आते थे, हम आपसे कहते थे, मीडिया में कहते थे, मंच पे कहते थे, सरकार से बात करते थे, लेकिन आज ये केवल इनका किसी तरह मुख्यमंत्री बने रह जाऊं, बोलूंगा तो मुख्यमंत्री न चले, पद न चले जाए, बोलूंगा तो कहीं मंत्री का पद न चले जाए। अपने पद के कारण, अपने आप को बचाने के कारण दिल्ली को स्टेक पे रख दिया इन्होंने। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी तो दिखाई नहीं दे रहे। तो मुख्यमंत्री अभी दिल्ली का कौन है? रेखा जी है, पर वो ऑपोजिशन में तो होने चाहिए। अरविंद केजरीवाल के हैं विधायक? नहीं, दिल्ली के बेटे हैं ना अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल के 22 विधायक हैं जो दिल्ली की आवाज उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की पंजाब में चुनाव है, पंजाब में प्रचार कर रहे हैं, गोवा में चुनाव है, गोवा में प्रचार कर रहे हैं, गुजरात में चुनाव है, गुजरात में प्रचार कर रहे हैं, बाकी जगह जा रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली की जरूरत पड़ी है, आपको याद होगा जुग्गी टूट रहा था, अरविंद केजरीवाल जी जंतर मंतर पर उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर आगे जुग्गी तोड़ी गई
तो लोगों के पास रास्ता नहीं होगा सड़कों पर निकलने का, तो ये रोको। आप देखिए जब बाढ़ की समस्या आई थी, अरविंद केजरीवाल एक एक सेंटर जाकर के देख करके आए थे कि बाढ़ की समस्या क्या है। तो जरूरत जब जब दिल्ली की भी पड़ती है तो दिल्ली में भी खड़े रहते हैं। अब तो ये पूछिए ना कि रेखा गुप्ता 1.5 साल में, उन्होंने तो आते ही कहा तक हम यमुना साफ कर देंगे। अब पूछिए 1.5 साल हो गया, कल किनारे किनारे सफाई कर रहे थे और फिर वहीं पर जाकर के कचरा डाल रहे थे। तो उनकी सफाई यमुना सफाई नहीं होगा। इन्होंने कहा था कि हम केंद्र की सहयोग से यमुना को रिजुविनेट करेंगे। आज उससे बदतर हालत हो गई। आज जो यमुना जहां साफ, जैसे बुराड़ी के पास यमुना जो था वो साफ सफाई, वहां भी बीओडी बढ़ गया, वहां भी मछलियां मर रही हैं। आज जो पहले था उससे बदतर हो गया। तो मुझे लगता है कि 1.5 साल पहले जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उसका क्या हुआ, सवाल उनसे पूछना चाहिए। अच्छा, ओजोन का मुद्दा भी इस वक्त काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। जैसे बुलडोजर गरज रहा है, वैसे ओजोन का मामला भी, बोर्ड लग रहे हैं, लोग डर में हैं। बीजेपी के 2 सांसदों को आकर फ्रंट फुट पर ये चीज बोलने पड़ी कि किसी के भी घर नहीं टूटेंगे। अच्छा, लेकिन हाँ, तो विपक्ष का क्या लोगों के प्रति रवैया है, सरकार के प्रति रवैया कि किसी के साथ गलत नहीं हो, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी जनता ने आपको दी है। आश्चर्य होगा, थोड़ा समय दीजिए, मैं ठीक से आपको एक्सप्लेन करता हूँ और दिल्ली की जनता को भी समझ में आएगी। ओजोन में 91 कॉलोनियां हैं। इसी 91 कॉलोनियों को 2020 में जब पीएम उदय आया उस समय में इन्होंने ये कहा कि ये ओजोन अनऑथराइज की जो अनऑथराइज कॉलोनियां हैं ये बाकी कॉलोनी जैसे ही प्रोटेक्टेड रहेगी, जो 2011 में एनसीटी का लॉ आया था अनऑथराइज कॉलोनी को लेकर के। अभी 2026 में इन्होंने एक पॉलिसी निकाली रेगुलेशन का, अनऑथराइज कॉलोनी में जो लोग हैं उसको लीगल ऑनरशिप दी जाएगी। जब लीगल ऑनरशिप की बात आई तो कोर्ट ने पूछा, डीडीए ने पूछा कि ये जो 91 कॉलोनियां हैं क्या इसको प्रोटेक्शन है? इन्होंने जवाब नहीं दिया। तब हाईकोर्ट ने बार बार पूछा इनसे कि क्या प्रोटेक्शन है, इन्होंने जवाब नहीं दिया। तब हाईकोर्ट डबल बेंच ने कहा कि फिर इसको तोड़ा जाए, अगर प्रोटेक्शन नहीं है तो फिर इनको तोड़ा जाए। अब ये आके कहते हैं कि एक भी ईंट नहीं टूटेगी। जिस दिन कहते हैं अगले दिन बुलडोजर आके टूट रहा है, एकदम सामने देख रहा है कि सांसद आके कह रहे हैं कि नहीं टूटेगी। बुराड़ी में आके कहा नहीं टूटेगी, बुराड़ी में दर्जनों मकान टूट गया। भाई कपिल मिश्रा सीएम आके कही कि बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन आज भी बुलडोजर चल रहा है, दर्जनों मकान वहां टूट गया। ऐसे ही हर जगह टूट रहा है। और अब मैंने ये देखा कई जगह खबर चल आ रही है कि ये पुनर्वास का प्लान कर रहे हैं, रिहेबिलिटेट का प्लान कर रहे हैं। और इन्होंने हाईकोर्ट में कहा भी है कि हम कंसीडर करें रिहेबिलिटेशन का। तो 91 कॉलोनी को रिहेबिलिटेट, तो आप सच क्यों नहीं बोलते हो? अगर आप बताइए, डबल इंजन की सरकार है, सारे अधिकारी इनके, लेकिन ऐसा क्या है कि अपने अधिकारी को रोक नहीं पा रहे? कहते डीडीए वालों हम छोड़ेंगे नहीं। तुमको किसका है डीडीए भाई? मतलब आप सरकार की बात एक अधिकारी नहीं मान रहा है, वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल को तो खत्म ही कर दिया इन्होंने। तो इसका मतलब यह है कि इनकी मंशा है कि 91 कॉलोनीज को तोड़ दें हम, और तोड़ेंगे ये लोग, और बड़े बड़े लोगों का बड़ा बड़ा रिसोर्ट बनाएंगे। गरीबों से क्या मिल रहा है? उनसे फायदा मिलेगा इनको। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपकी मंशा है तो आप बचाइए, बुलडोजर ना चले, नहीं तो ये भी बताइए कि आप करके, एक ही रास्ता है इसका कि संसद में कानून ले आए कि ये प्रोटेक्शन उनको भी मिले जो बाकी जगह मिल रहा है, या दिल्ली सरकार एक कैबिनेट में डिसीजन ले ले कि जब तक हम कहते त्रुटिपूर्ण है, तो जब तक त्रुटिपूर्ण है तब तक डेमोलिशन अगेंस्ट प्रोटेक्शन हो जाए। प्रोटेक्शन करने डेमोलिशन नहीं होगा। अगर ये दोनों नहीं कर पा रहे हैं तो अब कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं आप। अब क्राइम केसेस दिल्ली में हम लगातार देखते हैं, कहीं किसी को चाकू गोद दिया गया, कहीं किसी को गोली मार दी गई। हाल ही में एक मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, पांडव कुमार का मामला, आपको पता होगा। पहले ये पूछा गया कि आप कहाँ से हैं, उसके बाद एक पुलिसकर्मी ने ये पूछ के गोली मार दी। अब इसको सर किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि क्राइम को लेकर जब आपकी सरकार थी उस समय भी बहुत मुद्दा बनता था। अब देखिए, यही कह करके ये आए थे कि स्टेट में दूसरी सरकार है, केंद्र में दूसरी सरकार है, पुलिस स्टेट के पास नहीं है, केंद्र देख नहीं रहा है। अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो क्राइम खत्म हो जाएगा। आज पहले से क्राइम दुगुना हो गया। आपने जो केस कहा, जो पांडव की हत्या हुई, क्या गलती थी पांडव की? पांडव से पूछा गया तुम कहां से हो, उसने कहा मैं बिहार से हूं। उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दिया। आखिर इतनी नफरत कहां से आ रही है? आप लगातार आते ही झुग्गियां तोड़ा, ना केवल झुग्गियां तोड़े, झुग्गी में बिहार और यूपी के लोग 90% रह रहे थे। इन्होंने कहा कि वो रोहिंग्या रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं। इन्होंने इतना नफरत लोगों में भरा कि अब वो नफरत ट्रिकल डाउन हो रहा है। क्राइम जो मारा वो पुलिस में था, वो आदमी जिसने मारा वो स्पेशल सेल का कांस्टेबल था वो। तो पांडव की हत्या केवल इसलिए हुई चूंकि वो बिहार का था, तो फिर तो उसकी वो शहादत है। और आज भी पांडव के पिताजी बुजुर्ग हैं, छोटा भाई बीमार है, मैं अनशन किया, मैं लगातार सरकार से मांग किया
कि इसको उचित मुआवजा दिया जाए। घर कैसे चले? घर का चिराग था वो, घर चलाने वाला वही था, घर कैसे चलेगा उसका? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? इसी तरह से रोज हत्याएं हो रही हैं। एक हत्या हुआ, चाकू मार दिया शालीमार बाग में, और सुमित झा नाम था उस लड़के का। और आप समझिए कि हॉस्पिटल गया, बगल में फोर्टिस था, 30,000 रुपये मांगा, 25,000 उसके पास था, 30,000 जमा नहीं किया, तो 1 घंटे तक फोर्टिस उसको नहीं लिया, और चाकू लगने के बाद 1 घंटे में जो ब्लड लॉस हुआ, वो कहते हैं गोल्डन आवर होता है 45 मिनट, वो गोल्डन आवर बीत जाने के कारण उसकी मौत होगी। कौन जिम्मेदार है? तो इसके पीछे आप क्या मानते हैं कि सिस्टम फेलियर है, ये व्यवस्थाओं की कमी है? हम ये मानते हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिल्ली के लोगों से कोई लेना नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर इनके कंट्रोल में नहीं है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, और क्रिमिनल को संरक्षण भी दे रहे हैं ये लोग। आपको याद होगा एक वाकया हुआ था लक्ष्मी नगर में, पुलिस खड़ा था, एक बीजेपी की बड़े रसूखदार लोग जिसके संपर्क थे, वो खड़ा होकर के नंगा एक व्यक्ति को मार रहा था, पुलिस खड़े होकर देख रहा था। तो जब गुंडों का संरक्षण अगर नेता करने लगे और सरकार उनकी हो, तो भला क्राइम रुकेगा कैसे? तो आपने सुना होगा सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एसएचओ कह दिया था कि मैं नशे वाले को पकड़ता तो हूं, लेकिन फोन सीएम हाउस से आ जाता है। तो ये जो एक कारोबार इन्होंने बना दिया है ड्रग्स का, तमाम तरह का नेताओं क्रिमिनल संरक्षण का, उसका परिणाम ये है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। और दूसरा इनकी कोशिश ये है, सीएम तो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, चाहे बुलडोजर के मामले में हो, चाहे क्राइम के मामले में हो। देखिए, दोनों में ये डराने की कोशिश करते हैं, और अगर जीरो टॉलरेंस है तो अभी तक पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है लोग? ये क्राइम बढ़ क्यों रहा है? क्या सरकार के कंट्रोल में सिस्टम नहीं है? क्या फिर ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकती है, उनके बस की नहीं, ये कहना चाह रहे हैं? अगर सरकार के इंटेंशन हो और जीरो टॉलरेंस हो तो क्राइम इस तरह नहीं बढ़ना चाहिए था। आज मैं बताऊं आपको कि मेरे यहाँ मिलन विहार में डेमोलिशन के लिए 500 पुलिस वाले गए थे डेमोलिश करने के लिए, और वही मिलन विहार में ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबार हो रहा है, वहां एक पुलिस वाला नहीं जाता है। अरे उस 500 पुलिस वाले से अगर उस कॉलोनी को घेर के ड्रग्स का जो कारोबार से पकड़ा जाए, मेरे कंप्लेन करने के बावजूद, लगातार मैं कंप्लेन कर रहा हूं, और वो चुनौती देता है कि तुम प्रधानमंत्री से कह दो तो भी रुक जाए तो मैं समझूंगा, वो रुक नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब है कि संरक्षण है ना, तो उसको रोकने के लिए पुलिस नहीं भेजते आप। गरीबों के घर तोड़ने के लिए हमें डिटेन कर लिया जाता है। बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि घर टूट रहा था, मैं गया सांसद जी के घर, मुझे सांसद जी ने जेल भेज दिया, मुझे FIR करा दिया। क्यों? पावर है उनके पास, जनता ने पावर दिया। सर, हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। एक और चीज, यमुना सफाई का मुद्दा तो दिल्ली में 12 के 12 मास रहता ही है। यमुना सफाई को लेकर जब हम बात करते हैं, अब कल पूरी की पूरी कैबिनेट लगी हुई नजर आई, आपने देखा भी होगा, हालांकि आप कह रहे हैं कि बाद में कचरा वहीं डाल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाई कम से कम ये कहने से तो अच्छा है कि मुझे माफ कर दीजिए, अपने कार्यकाल में मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया और एक और कार्यकाल मुझे दे दी। तो ईमानदारी और बेईमानी नहीं, भारतीय जनता विपक्ष लगातार कोशिशों में लगा रहता है कि सरकार की विफलताएं दिखाएं, और केजरीवाल खुले मन से ये कह गए कि मेरी ये नाकामी रही तो बीजेपी के हाथ में खेल गई आम आदमी पार्टी। देश में आपको कौन नेता चाहिए? अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में कहा चुनाव के समय में कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं करना। 2026 में कहा कि हाँ, एक काम मेरा रह गया कि हम यमुना की सफाई नहीं करा पाए, हम आगे करा लेंगे। तो देश को वो ईमानदार नेता चाहिए, इनके से फ्रॉड लोग चाहिए। भाई, आपने सरकार बनते ही एक रील वायरल हुआ था, युद्ध स्तर पर यमुना की सफाई हो गई। आपको याद, छठ के समय में नेता जाके पानी पी करके आए वहां पे कि यमुना की सफाई होगी, यमुना तो अविरल बह रही है। भाई, रेखा जी ने कई मीडिया के शो कराए वहां पे। तो आज फिर यमुना की हालत ऐसी क्यों है कि आपको जाना पड़ रहा है कचरे की सफाई करने के लिए? और क्या इन मंत्रियों की कचरे की सफाई PR स्टंट है या यमुना की सफाई करने का इंटेंशन है? ये PR स्टंट है। वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा हमें कुछ महीनों का समय चाहिए, 36 महीने कुछ आंकड़ा उन्होंने पेश किया है। तो नहीं कहा था ना, उन्होंने ही अक्टूबर में कहा था ना, अक्टूबर 25 में उन्होंने कहा कि यमुना साफ हो गया। मैंने तो नहीं कहा। आपको देखा होगा एक विधायक तो कूद गया यमुना में जाकर के कि यमुना साफ हो गया, एक जाकर के पी रहा था यमुना का पानी, और आप अब जाके कूदे पिए आप। मैंने तो नहीं कहा ना, अगर कहते टाइम में कहता ठीक है टाइम देते हैं। आपने कहा यमुना साफ, सवाल पूछ रहा हूं कि आपने जब अक्टूबर 25 में कहा यमुना साफ हो गया, तो आज मां यमुना की हालत ऐसा क्यों है? तो क्या उसे बिहार चुनाव से भी जोड़कर देखें कि उस समय पे बिहार चुनाव थे? हाँ, देखिए, ऑब्वियस है कि ये झूठे प्रोपेगेंडा PR, बस ये कोई मतलब नहीं है इनको। चाहे केंद्र में भाई प्रधानमंत्री दिल्ली में आकर कह गए, वो नहीं हुआ, तो जहां प्रधानमंत्री ही झूठ बोल रहे हो तो बाकी लोगों से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? केवल PR और प्रोपेगेंडा के लोग हैं ये। अब दिल्ली में मेट्रो मंडे चल रहा है, काफी सारी अलग अलग चीजें निकाल रही है कि पेट्रोल बचे, पानी बचे,
तो दिल्ली सरकार, उस पर आप क्या कहेंगे? और देखिए, हालांकि मैं 2 मेट्रो मैंने ट्वीट भी किया कि मेट्रो मंडे कह तो रहे थे पर सीएम मेट्रो में आती दिखी नहीं, एक बात। दूसरी बात, कहते हैं डीजल बचाओ। मैं गया था मनोज तिवारी जी के यहाँ, मनोज तिवारी जी ने मुझे अरेस्ट किया अपने घर से, अब मुझे भेज दिया कापासार 50 किलोमीटर दूर एक बड़े बस में, मैं अकेले बैठा हुआ था। तो डीजल बचाते, बगल के थाने में बंद कर देते, डीजल बच जाता। तो करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं और करना क्या है, इनको कुछ भी पता नहीं, कुछ भी बात कर लेते हैं वो। एक भी इनिशिएटिव बता दीजिए आप जिससे दिल्ली के लोगों को या दिल्ली वालों को, या आप दिल्ली जाते हो आपको लगे नहीं इससे मुझे फायदा हुआ है। जितने पहले स्कीम थे, हमारे टाइम में फरिश्ते की स्कीम हुआ करता था, सड़क पे एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप अगर अस्पताल कहीं भी चले जाइए आपका इलाज फ्री है, उन्होंने बंद कर दिया। सुमित की हत्या क्यों हुई? सुमित समय पे पैसे नहीं जमा कर पाया, फरिश्ते होता तो सुमित की जान बच जाती। तो इन्होंने दिल्ली को तहस नहस कर दिया इन्होंने। अब राजनीति पर तो हम सवाल उठा ही रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे, लेकिन कुछ मेरे मन में एक सवाल है। आप क्योंकि सामने हम टीवी पर देखते हैं और वो पढ़ते भी हैं, आप विधायक के साथ साथ एक आर्टिस्ट भी बड़े अच्छे हैं, मिमिक्री आपको काफ़ी अच्छी करनी आती है। वो AQI और AIQ, क्या आगे भी कोई प्लान है क्या कुछ ऐसा? ये अवसर देते रहते हैं। मुझे ये लगता है कि चाहे वो हमारे सांसद हो या सरकार हो, जब बात करती है तो कभी सोच के नहीं आती है, कोई होमवर्क करके नहीं आती है। और मीडिया, चलो आप लोग तो दिखाते हैं, मीडिया हमें ऐसे ही नहीं दिखाती है। तो हमें लगता है कि किसी बात को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। तो आजकल सोशल मीडिया अपने आप में बड़ी मीडिया है, तो हम उसी बात को थोड़े से सटायर के साथ लोगों तक पहुंचाते हैं। नहीं, लेकिन वो सटायर आपका कुछ ज्यादा, कुछ अलग अंदाज काफी क्रिएटिव था। तो वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि आगे भी है क्या कुछ ऐसी प्लानिंग, कोई टॉपिक आप लोगों ने एग्जीक्यूट किया? नहीं, वो अवसर देते रहते हैं और हम चलाते रहते हैं। भाई अभी उन्होंने कह दिया कि वो पानी इसलिए दिल्ली में नहीं है क्योंकि इवोपरेट हो जाता है वाटर यहाँ हमारे यहाँ से, मुख्यमंत्री कहीं। तो हमने कहा कि भाई फिर इसका मतलब है कि पानी की प्रॉब्लम की गलती कारण नहीं है, अब वो इवोपरेशन के कारण हो रहा है तो भगवान की गलती है। तो इसका मतलब जिम्मेदार जो हम लोग ठहरा रहे हैं पानी की कमी है, उनको मत ठहराइए। वो कहते भी तो हैं कि भाई राम के नाम पर वोट करो और भगवान राम के सहारे रहो। तो वोट राम के लेते हैं, चुनाव के बाद रावण के बन जाते हैं ये लोग। ये तो फिर ब्लेम गेम वाली भी बात होगी। आप विधायक है तो आप अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं? अच्छा, हम कहाँ जाएंगे? लोगों ने मुझे चुना और मैं सरकार के पास जाऊंगा, यही डेमोक्रेसी यही कहती है ना। पहली बात कि जो इनसे सवाल पूछ ले उनसे इनको डर बड़ा लगता है या उनसे नफरत करने लगते हैं। तो जब हम जाएंगे तो कोशिश करेंगे, जब हमारे मकान मालिक का मकान तोड़ने के लिए तैयार हो गए तो हमारे काम को लेकर क्या करते होंगे आप देख ही रहे हैं। लेकिन बात हमारी नहीं है, पूरे दिल्ली में जो इनके अपने भी विधायक हैं, अब कैमरे पे तो नहीं कहेंगे वो, अगर आपकी दोस्ती होगी बातचीत तो पूछिएगा, वो 2-4 खराब शब्द से ही शुरू करेंगे कि क्या हालात कर दिया दिल्लियों का। और ये लोग भी मानते हैं कि जो हालात है, अगर आज चुनाव हो जाए तो इनको 0 सीट मिले इनको। केजरीवाल तो पंजाब कैंपेन में लगे हुए हैं, अतिशी जी भी नजर नहीं आ रही हैं पिछले कुछ समय से। अब वो तो नेता प्रतिपक्ष है ना, इस पर अतिशी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, सदन चलता सदन में रहती हैं, लगातार कालकाजी में भी हैं, और चूंकि वो गोवा के प्रभारी भी हैं तो गोवा की भी जिम्मेदारी उनके पास है। लेकिन जब कभी भी आपने देखा कि जब अभी अग्निकांड हुआ, जिस तरह से उसमें लोग मालवीय नगर में जो होटल में हुआ, इन्होंने बगल के मैक्स में लोगों को भर्ती कराया और हमें ये लग रहा था कि बहुत सारे आंकड़ों को छुपाने के लिए ये आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। तीसरी जी गई वहाँ, आपको आश्चर्य लगेगा, एक्स CM लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन उनको मैक्स के अंदर जाने नहीं दिया गया। क्यों डरती है इतनी सरकार? तो हम अपने ग्राउंड पर हमारे सभी विधायक लीडर सब कोशिश करते रहते हैं। हाँ, हम अपने तरीके से दिख रहे हैं, मीडिया में दिखाने की कोशिश, मीडिया भी डरी हुई है, क्या करें। संजीव जी, एक और सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि हम देखते हैं राजनीति में विरोध होता है, सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चलता है, लेकिन कभी कभी ऐसी तस्वीरें आती हैं कि बैक ऑफ द सीन आपस में तालमेल काफ़ी अच्छा होता है। तो आम आदमी पार्टी के विधायक, खासतौर पर संजीव झा की ट्यूनिंग कैसी है? क्या ऐसा होता है कि विरोध सामने हो रहा है लेकिन पर्दे के पीछे कुछ अच्छी बातचीत रहती है? देखिए, मेरी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना मेरी किसी से दुश्मनी है। मेरी लड़ाई नीति को लेकर है, मेरी लड़ाई उनकी नीयत को लेकर है, मेरी लड़ाई उनके काम करने के तरीके को लेकर है। तो मैं उनके काम करने के तरीके को सवाल उठाते रहते हैं, उनकी नीति पे, उनकी नीयत पे बहुत मजबूती से सवाल उठाते हैं। बहुत सारे बीजेपी नेताओं से अच्छी बातचीत भी है।
बहुत सारे उसमें कुछ समय में तो बहुत अच्छी बातचीत भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई, आम आदमी पार्टी की। नहीं, अगर मान लीजिए मिलते हैं तो हम हाई हेलो करते ही हैं, उनसे पूछते ही हैं। नहीं, पंजाब के जो सांसद शामिल हो गए ना भारतीय जनता पार्टी में, अब देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है और मुझे ये लगता है कि हम जितने इसको हल्के अंदाज में समझ रहे हैं उससे ज़्यादा डिजास्टर होने वाला है। एक बात समझिए कि बीजेपी को 40% या 42% या 38% वोट पड़ता है, 60-62% लोग उनको वोट नहीं करते हैं। वो 60-62% अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ये फिर उस रिप्रेजेंटेटिव को डरा करके धमका करके अपने में शामिल कर लेते हैं। तो जिस दिन अगर जो लोग 60% लोग चुन रहे हैं अपने उसके प्रतिनिधि को अगर आप कब्जा कर लोगे तो फिर वो अपनी सवाल सड़कों में पूछने लगेगा, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो डेमोक्रेसी की जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसको खत्म करने की साजिश सरकार कर रही है। उनके पास सारे संसाधन हैं। भाई हमें मुझे क्या कर रहा है, मुझे कहता है कि एक बार बीजेपी से बात कर लो, नहीं तो घर तोड़ दिया जाएगा, ईडी सीबीआई, तो या तो मैं डर करके वहां चले जाऊं या इनसे लड़ते रहूं। कोई ऐसा बहुत कम लोग रोज हो रहे हैं, रोज फोन आते हैं कि नहीं आप जो सवाल पूछ लिए ना एक बार आप बात कर लेते, नहीं आप ऐसा कीजिए, कोई फोन किया कि नहीं आप इधर ही आ जाइए, आपने बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप यहाँ आ जाइए। रोज ही हो रही है, रोज लाने की कोशिश हो रही है। बहुत कम लोग अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया होते हैं जो जेल चले जाते हैं। लोग जेल जाने से डरते हैं, तो वो जो डरने वाले लोग हैं वो भाजपा में शामिल है। आज ये जो रास्ता अख्तियार किया है, राघव चड्ढा डर गए, ऑब्वियस, और क्यों जाएगा बताइए। राघव चड्ढा जेल नहीं जा सकते हैं। राघव चड्ढा को जो ईडी सीबीआई जो टॉर्चर करती है, केवल जेल ही नहीं है, रोज बुला के बैठाती है, परेशान करती है। केवल आप ही नहीं, उनके इर्द गिर्द के लोगों को परेशान करती है। अब मनीष जी के केस में 1000 छापा पड़ा अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लोगों पे। जिस मान आपने कभी मैसेज कर दिया तो आप ही का छापा ईडी पहुंच गया। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, बताता हूं मैं आपको कि अभी एक हमारे नेता है, उनके यहाँ ईडी का रेड हुआ और उसको बेचारे को अरेस्ट कर लिया। अब वो गोवा में जिम्मेदारी थी, गोवा में और भी लोग जिम्मेदारी में हैं। अब कोई लेना कभी मैसेज किए होंगे, कोई उस बेचारे के घर में, वो कालकाजी में रहने वाला था, उसके घर छापा पड़ लिया। ईडी उसके घर गई, उनकी वाइफ को पॉलिटिक्स मतलब नहीं था, पूछा कि आप किसको जानते हैं नेता में, तो वो टीचर थी, उन्होंने बोली कि एक सुभाष चोपड़ा एक नेता था, उनको मैं जानता हूँ। बोला और बोले एक अतीशी एमएलए हैं, उनको जानता, हमारे यहाँ गली बना दिया। बेचारे मतलब ही नहीं है कुछ, लेकिन ईडी पहुंच गया उसके घर पूछने के लिए। तो ये जो परेशान करने की कोशिश होती है उससे बहुत लोग कॉम्प्रोमाइज या घुटने टेक देते हैं। हम जैसे लोग घुटने नहीं टेके, हम जेल जाने के लिए तैयार, मन बना के बैठे हैं कि कभी सुन लेंगे आपके संजय को जेल भेज दिया, 6 महीने साल भर जेल में रह गए। हम इनके अट्रॉसिटी के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। मैं बीजेपी के नेताओं को भी कहता हूं कि मैं आपके लिए भी आवाज उठा रहा हूं, आपकी भी गुलामी मुझे देखी नहीं जा रही है। तो अगर मैं उठा रहा हूं तो जनता के साथ साथ आपकी आज़ादी की भी आवाज में उठा रहा हूं, उठाता रहूंगा। इसीलिए आप डराने की कोशिश नहीं करें, सुनने की कोशिश करें। चलिए, उम्मीद करते हैं संजीव जी कि आप इसी तरह जनता के मुद्दे उठाते रहें और जनता का आपको प्यार मिलता रहे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में आकर सभी सवालों का जवाब देने के लिए। तो चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम नेताजी हाजिर हैं में फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।